Hello students, let's start the poem, A Photograph. Before starting the third stanza, let's have a recap of the poem. Basically the tone of the poem is that of sadness. ये poem जो है हमारी वो sadness के tone पे, because now the poetess has made a tribute, she has paid a tribute to her mother in the form of these lines. Shirley Towson looks at an old photograph of her mother and is reminded of her mother who is no more. वो एक पिक्चर को उठाती है, एक एल्बम उठाती है, उसमें स्पेसिफिकली एक पिक्चर को देखती है एंड शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर. अब वो मदर अब नहीं है, तो जो हमारे साथ नहीं होता उसकी पिक्चर को जब हम देखते हैं, ख़ास तौर से मदर हु इज़ आवर बिलव्ड वन टू whom वी लव द मोस्ट इन द वर्ल्ड, उसको देख के फिर कैसा लगेगा. जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुरा लग सकता है उतना बुरा उनको लग रहा है. शी रिकॉल्स द मोमेंट व्हेन हर मदर वॉज 12 years ओल्ड एंड लुक्ड स्वीट एंड हैप्पी. किस मोमेंट को रिकॉल कर रही हैं? व्हेन हर मदर वॉज 12 years और सो, जब उनकी मदर लगभग 12 years की रही होंगी, और या फिर ऐसा कुछ जो कि बहुत स्वीट लग रही हैं उस फोटोग्राफ में और हैप्पी लग रही हैं, और जब वो रिकॉल कर रही हैं उस पिक्चर को, देन ऑल्सो शी इज़ लुकिंग स्वीट एंड हैप्पी, recalling the old memories of a childhood. Everybody loves to enjoy and cherish the old memories of their childhood. हर किसी को अपना बचपन की मेमोरी को रिकॉल करना, याद करना एक एज पे आने के बाद अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो भूले नहीं जा सकते और फ्री मोमेंट्स होते हैं हमारे. सो लेट्स स्टार्ट. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Now, the poet says that after some 20-30 years, when the picture was clicked, now my mother, who is at her middle age, she has a look. She looked at that picture and she would laugh at that snapshot. जब मेरी मदर उस पिक्चर को देखती हैं तो उनको हंसी आ जाती है उस पिक्चर को देखकर. Why? Obviously, everyone who is at the middle age will enjoy his or her childhood days. आप भी अगर अपने पुराने छोटे बचपन के फोटोग्राफ्स को देखो तो बड़ी हंसी आएगी कि अरे हम कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे घूमते थे, क्या करते थे, क्योंकि वो जो फ्री ओल्ड डेज होते हैं दे आर yes valuable. Okay, so later she would laugh at the snapshot and she would say, और क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. सी बेटी एंड डॉली. बेटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ द टू गर्ल्स हु वर स्टैंडिंग होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. ओके, जो दोनों लड़कियां थी जिन्होंने हाथ पकड़ रखे थे, उनमें से एक का नाम बेटी था और एक का नाम डॉली था. सो now she remembers her mother telling her to look at how the cousins called Betty and Dolly looked at that young age. अब वो हमें दिखा रही है मम्मी फोटोग्राफ में कि देखो कैसे तुम्हारी दोनों मासी और मेरी जो कजिन्स है वो कैसी उस टाइम पे दिखती थी और कैसे हम लोग ड्रेस थे. Okay, the poet's mother also asked her to look at how their parents had dressed them for a visit to the beach. और ये भी बता रही है हमें कि देखो कैसे पेरेंट्स ने हमें ड्रेस करा था बीच के लिए, हाउ दे वुड लुक फनी, दे लुक्ड क्यूट. ओके, परहैप्स द प्लान टू टेक द फोटोग्राफ हैड बीन ऑल देयर अलोंग. शायद फोटोग्राफ का पूरा दिन का ही चक्कर था, तो किस तरीके से हमने उस टाइम में पहना था और आज का हमारा ड्रेसिंग सेंस चेक नहीं होते. वी mostly compare our lives to the life of childhood. So the sea holiday was her past. Now the poetess says कि जो sea holidays थे जब उन्होंने पिक्चर अपनी क्लिक कराई थी वो उनका पास्ट था, and now mine is her laughter. और मेरा पास्ट क्या हो गया है, her laughter. मीन्स जब वो मुस्कुराती थी, जब वो हंसती थी, that was my past and now she is no more. तो मेरी माँ का पास्ट क्या था, उनकी वो ओल्ड मेमोरीज, उनका वो चाइल्डहुड, और मेरा पास्ट क्या हो गया है, मेरी मदर की वही स्माइल. ओके, yes, now comes very important line, look at it. Both rye with the labored ease of loss.
Now understand it. Both. Rai actually means distressed or disappointed. So both are distressed, both are disappointed with, किस चीज़ से दोनों disappointed हैं? With the labored ease of loss. Now see, here is one figure of speech is used. I will tell you all the figures of a speech used in the poem just at the end of the poem. सो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. अब यहाँ पे जो है वो मेरी आयरनी यूज़ हुई है, ऑक्सीमोरॉन जिसको आप कहते हो. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस विद द, हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, हम दोनों ही परेशान हैं क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से लेबर्ड लेबर विद एक्सट्रीम एफर्ट, ईज ईजीली एट कंफर्ट ऑफ लॉस. क्या करा है हमने कि हम दोनों ने ही अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको बहुत मुश्किल से अपनाया है और बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से उबर पाए हैं. दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एज दे हैड ट्राइड हार्ड टू कम टू टर्म्स विद वॉट दे हैड लॉस्ट. उन्होंने जो भी चीज़ें खोई हैं, जैसे मदर ने मेरी अपना चाइल्डहुड खो दिया है, नाउ शी रिकॉल्स हर मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, एंड आई द पोएट रिकॉल्स हर मेमोरीज़ व्हेन शी वुड वॉच द एल्बम विद हर मदर. जब वो अपनी मदर के साथ बैठ के एल्बम देखती थी. तो ये दोनों की ही जो मेमोरीज़ हैं उनको भुलाने में या उनको एक्सेप्ट कर पाने में कि ये जो हमारा लॉस हुआ है, इस लॉस को हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप में उसको ले पाया है, हमने बहुत मुश्किल से उसको अपना पाया है. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. Now she has been dead. Now she is dead nearly उतने ही साल हो गए हैं as many years as that girl lived. जितना कि वो फोटोग्राफ में वो लड़की रही है. रही means for the past 12 years she is the same number of years that was the age of her mother in the photograph she had been looking at. वो उतनी ही एज हो गई है, उतना ही टाइम हो गया मेरी मदर को एक्सपायर किए हुए जितनी एज उस बच्ची की, उस टॉलेस्ट गर्ल की फ़ोटोग्राफ में. मीन्स नाउ 12 years हैव पास्ड आफ्टर माई मदर्स डेथ. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस now here circumstance means situation, condition. What the situation is? Here circumstance tells about the death of the mother. अब यहाँ पे जो circumstance है वो हमें मदर की डेथ को बता रहा है कि now this situation, the mother's death, there is nothing to say at all. Now when the moment has come when her mother is no more with her, so she is so affected with that pain that she has no words to say at all. अब जब वो सिचुएशन आ गई, जब उसकी मदर ही नहीं है उनके पास, तो शी हैज़ नो वर्ड्स टू से, उसके पास कुछ है ही नहीं कहने को, और विश टू एक्सप्लेन हाउ दैट डेथ हैज़ अफेक्टेड हर, या ये बताने के लिए कि किस तरीके से उस डेथ ने पोइटर्स को इतना झकझोर दिया है या इतना परेशान कर दिया है, ये सब बताने के लिए अब कुछ है ही नहीं उनके पास. तो वो क्या बताएं? इट्स साइलेंस silences. Another very important line. Its silence. Its किसकी silence? Here its silence has been personified. The death has been personified. Its silence, the mother's death. The death of the mother has silenced everything. अब जो मेरी मदर की डेथ है, जो मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, उनकी ये जो डेथ है उसने सब कुछ शांत कर दिया है. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके बारे में क्या बात की जाए. मीन्स द फैक्ट इज द डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर. डेथ ने मदर को साइलेंस कर दिया है एंड ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. अब भाई जब मदर ही नहीं है, जिसका सबसे प्यारा, जो उसका बिलव्ड है, जो उसकी लाइफ है, मदर को हम कहते हैं कि वो हमारी जान होती है, जब वही नहीं है तो अब हम किसके बारे में बात करें और क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ बोलने को भी नहीं है. ये पोइटेस कहती है. सो सी अगेन दिस लाइन. इट्स साइलेंस मीन्स
डेथ साइलेंस। वैसे भी जब डेथ होती है तो सब शांत हो जाता है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ उसकी मेमोरीज है जिनको हम चेरिश कर सकते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, खुश हो जाते हैं उनको याद करके। अदरवाइज़ उसके अलावा हमारे पास चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा होता है, सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस होता है, क्योंकि ना कुछ बोलने को होता है ना कुछ बताने को होता है। सो इट्स साइलेंस, death silence has made everything silence, means the death of mother has left the poetess speechless। कि वो क्या बोले, माँ होती तो वो बोलती, खेलती, फुदकती, सब कुछ करती, लेकिन जब मदर की डेथ है तो पोइटस स्पीचलेस है, वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, उनको दिक्कत हो रही है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है और अपनी मदर को वो बहुत मिस कर रही हैं। Okay, now let's check out the poetic devices. Okay, in the first line check, the cardboard shows me. Here the cardboard has been compared to the photograph. So comparison means simile. Yes, the cardboard is just like the photograph. So here the cardboard defines simile. It was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. Now see the line, all three stood still to smile. Here alteration is used, okay, because the same alphabet has been used repeatedly. एक ही अल्फ़ाबेट बार बार यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रेशन है वो यूज़ हुआ है। Okay, which appears to have changed less, wash their terribly transient feet. Now terribly transient feet, here epithet is used. epithet पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको बता दूँ, epithet एक ऐसा figure of speech होता है which explains, which describes the quality। एक ऐसा फ्रेज होता है जो किसी पर्सन या किसी और चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को। A phrase which describes the qualities of a person or something। किसी भी सामान या किसी भी इंसान के बारे में एक फ्रेज होता है जो उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ फ्रेज हमारा क्या है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट वन विच डजन लास्ट लॉन्गर, ऐसी चीज़ जो बहुत दिनों तक ना हो, टेम्परेरी हो, तो फीट हो गया। तो यहाँ पे किसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, फीट की, कि वो क्या है, ह्यूमन बीइंग को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, पर्सन हो गया, और क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेरी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कई सालों तक चले या धीमे धीमे उस पर चेंजेस आए, नहीं, ह्यूमन बीइंग में बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं। तो वही वो बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो टेम्परेरी है, हमारा मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। उसका सोल भले ही मॉर्टल है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसके ट्रेट्स हैं, दोज आर इमॉर्टल, बट द बॉडी इज़ mortal. Human being is completely mortal. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. Yes, again see, labored considers the labor. It depicts labor, means hard effort, ease, comfort. So here two words are used in contrast. यहाँ पे उल्टा यूज़ हुआ है। जैसे एक वर्ड हमारा लेबर्ड वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी को शो करता है, और ईज़ जो है वो कंफर्ट को शो करता है। तो दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं, दैट इज़ वाई हियर ऑक्सीमोरॉन इज़ यूज्ड, कि हमने बड़ी मुश्किल से उन चीज़ों को अपने अंदर बसा लिया है, अपना लिया है। क्या चीज़ों को, ईज़ मीन्स दोज स्माइल्स, दोज मेमोरीज, दोज ओल्ड मोमेंट्स। एंड देन ऑफ दिस सर्कमस्टांस, ये किसको शो कर रहा है,
Here it depicts death. There is nothing to say at all. It's silence. Here personification is used, because whose silence? Death. And death is not a person, but here death is personified. That is why personification is used. I hope you have understood. Now one more thing I would like to share with you, that have you noticed that this poem has been placed just after the chapter a photograph of a lady? Why so? Is there any relationship between these? Is there any connection between these? Yes, exactly, because the title itself shows a relation. जो टाइटल है हमारा वो अपने आप में एक रिलेशन बता रहा है, अ फोटोग्राफ। और उधर भी क्या था? पोर्ट्रेट था। तो पोर्ट्रेट भी हमारा एक पिक्चर ही होता है, एक फोटोग्राफ होता है, भले ही वो शोल्डर तक होता हो। यहाँ पे भी पिक्चर की बात हो रही है। सेकेंड थिंग, बोथ द टाइटल्स टॉक अबाउट अ पिक्टोरियल रिमेम्बरेंस। दोनों ही टाइटल्स में पिक्चर को देख के आदमी रिमेंबर कर रहा है। वहाँ पे भी खुशवंत सिंह ने जब ये स्टोरी लिखी होगी अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, तो वो उनकी पिक्चर को रिकॉल करके उनकी रिमेम्बरेंस में तो लिखा होगा। हियर द सेम रियलाइज विच वॉज वंस देयर बट नाउ। और एक और चीज़, उनकी ग्रैंड मदर भी उनके साथ नहीं है जब उन्होंने लिखा, और इधर पोइटस के साथ भी उनकी मदर नहीं है जब उन्होंने उनके बारे में लिखा। वन मोर थिंग, Khushwant Singh has also paid a tribute, a homage to his grandmother, and here in the poem, the poetess has paid her tribute, homage to her mother. दोनों ही चैप्टर और पोएम में दोनों राइटर्स और हमारे पोएट ने एक ट्रिब्यूट दी अपने बिलव्ड वंस को। उधर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट दी अपनी राइटिंग से, और इधर पोएट ने अपनी राइटिंग से अपनी मदर को ट्रिब्यूट दिया है। and both the chapters show the power of time. yes, power of time. खुशवंत सिंह ने भी बताया कि किस तरीके से जो टाइम है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन द प्लानट। कि टाइम जो बीतता है वो टाइम हमें कैसे अपने हिसाब से चलाता है, और टाइम के साथ साथ कैसे चीज़ें बदलती हैं। यहाँ पे भी पोइटस ने टाइम को ही पावरफुल बताते हुए हमें बताया कि टाइम चेंज होता है तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और टाइम ही हमें देता भी है बहुत कुछ, और टाइम हमसे छीन भी लेता है बहुत कुछ, है ना। एंड बाय द पैसेज ऑफ द टाइम वन हैज़ टू गिव अप देयर हैप्पीनेस। वही चीज़ की टाइम के साथ साथ हमें अपनी हैप्पीनेस को छोड़नी पड़ती है, एंड वी गेन द हैप्पीनेस ऑल्सो अंडर द पावर ऑफ टाइम। One more thing, both show how two people are slowly separated. Separation is also showed in both writings. Khushwant Singh has also showed up that how they got separated by the time, under the passage of time. कैसे टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंड मदर who were deeply in love with each other, who were deeply connected with each other, but with the time they got separated. Here in the poem the poetess has told that how by the time the poetess got separated with her mother, कैसे टाइम ने दोनों को सेपरेट कर दिया जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ टाइम। होप यू हैव अंडरस्टूड। Let me tell you one thing again. Love your mother, love your parents as much as you can, love your grandparents as much as you can, because once you will lose them, you will never gain them again, you will never gain their love and support again. So love them as much as you can, because time destroys everything, and we the human beings, we are so short and so temporary that on which day we leave this earth, we leave this planet, nobody knows or nobody can predict. Hope you have understood the poem. Thank you.